पुर्तगालियों की धार्मिक नीति एवं इसके निहितार्थ। उत्तरी अफ्रीका में मूर पुर्तगालियों के बड़े शत्रु थे। पूरब में आकर पुर्तगालियों ने मूर के साथ मिलकर उसी उत्साह और ईर्ष्या के साथ सभी मुसलमानों का उत्पीड़न किया। हालांकि भारत में वाणिज्य की धीरे धीरे प्रधान हो गए और पुर्तगालियों की मंशा सदैव मिली जुली रही। इसलिए यद्यपि पुर्तगाली सम्राट को भारत के सभी गिरजाई और मिशनों का संरक्षक बनाया गया, लेकिन ऐसा 1542 में जेसुइट के भारत आगमन के पश्चात हुआ। अकबर के दरबार में जेसुइटों ने अच्छा प्रभाव बनाया, जिसकी मदद से पुर्तगालियों ने कुछ लाभ भी अर्जित किया। अकबर और पुर्तगाली। पहली बार अकबर कुछ यूरोपीय ईसाइयों पुर्तगाली व्यापारी से उस समय मिला जब 1572 में कैम्बे का दौरा किया। बाद के वर्षों में सूरत में उसने फिर से उनसे मुलाकात की जब एंटोनियो कैब्रियल गोवा के वायसराय का दूत शांति शर्तों के समायोजन के लिए आया। कुछ समय बाद धर्म एवं मीमांसा के प्रश्नों पर अकबर की गहरी रुचि जगी और उसने फादर जूलियन पपेरा, विकार जो चर्च के पुजारी थे, और जनरल ऑफ बंगाल एवं कुछ अन्य स्रोतों से ईसाई धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। इसने अकबर को अधिक सटीक जानकारी प्राप्त करने हेतु उत्सुक किया और एंटोनियो कैब्रियल, जिसने पुनः 1878 में मुगल राजधानी का दौरा किया, भी उनके सभी प्रश्नों के संतुष्ट उत्तर नहीं दे पाया। अकबर ने तब गोवा से धर्म मीमांसक बुलाने का निर्णय लिया जो उसकी शंकाओं का समाधान करने की स्थिति में हो और उसकी उत्कट जिज्ञासा को शांत कर सके। इसके लिए अकबर ने 1579 में गोवा में अधिकारियों को पत्र भेजकर 2 विद्वान पादरी को भेजने का निवेदन किया। गोवा में चर्च के प्राधिकारियों ने उत्सुकता पूर्वक इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो इसे शासक को और साथ ही उसके दरबार के अन्य लोगों को भी ईसाई मत में परिवर्तित करने के अवसर के तौर पर देख रहे थे। अकबर के निवेदन पर 28 फरवरी 1580 को 2 पारसी, रोडकल्फो इक्वाबिया और एंटोनियो मॉन्सरेट फतेहपुर सिकरी पहुंचे, जो 1583 में वापस लौटे। इसी प्रकार अकबर ने दूसरे मिशन को 1590 में बुलाया, जो 1592 में लौटा। तीसरा मिशन अकबर ने 1595 में बुलाया। मिशनरीज न तो अकबर और उसके दरबार और न ही उसके लोगों को ईसाई मत में परिवर्तित कर सके। अकबर और उसके पुत्र, भविष्य में जहांगीर, दोनों ने मेरी और ईसाई चिन्हों के प्रति तथाकथित आदर का भाव प्रकट किया। यह स्पष्ट है कि पादरियों पर ध्यान देना धार्मिक उत्साह का परिणाम नहीं था, अपितु यह मुख्य रूप से पुर्तगाली सैन्य सहायता सुनिश्चित करने की इच्छा से निर्देशित हो रहा था। ईसाइयों के संरक्षण के पीछे राजनीतिक मंशा। जबकि अकबर अपनी परेशानियों से उबरने के लिए पुर्तगाली बंदूकों को उधार लेने पर विचार कर रहा था, उसका बेटा राजकुमार सलीम अकबर के विरुद्ध विद्रोह पर ध्यान दे रहा था और इसी उद्देश्य के लिए पुर्तगाली सेना की मदद प्राप्त करने की योजना बना रहा था। ईसाई धर्म उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं था। सभी दिखावे या बहानों को छोड़ते हुए अकबर ने सैन्य सहायता की प्राप्ति के लिए 1601 में गोवा में एक अंतिम दूत भेजा। पुर्तगाली प्राधिकारियों ने शुरू से चलने वाले इस खेल को समझते हुए नम्रता पूर्वक मना कर दिया। जेसुइट ने अपनी तरफ से मिशनरी उत्साह के साथ देशभक्ति की राजनीति की और यथासंभव लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया। पुर्तगाली या स्पेनवासी, जैसा कि पुर्तगाल उस समय स्पेन से जुड़ा था, के अनाधिकारिक एजेंट के तौर पर काम करते हुए जेसुइट ने मुगल दरबार में महत्वपूर्ण प्रभाव का उपयोग किया। जहांगीर और पुर्तगाली। राजकुमार सलीम जहांगीर के रूप में सिंहासन ग्रहण करने पर ने जेसुइट फादर की इस प्रकार उपेक्षा करके, जैसे वो कभी उन्हें जानता ही नहीं था, मुसलमानों को शांत किया। धीरे धीरे हालांकि जेसुइट से उसका अस्थायी अलगाव दूर हो गया और 1606 में उसने फिर से उन्हें समर्थन देना शुरू कर दिया। लाहौर में एक भव्य एवं विशाल चर्च को कॉलेजियम या पादरी आवास के साथ बनाए रखने की अनुमति दी गई। 1608 में आगरा में 20 दीक्षा स्थान, जिसको बपतिस्मा कहा जाता है, आयोजित किए गए और पादरियों को पुर्तगाल जितनी ही कार्य करने की स्वतंत्रता दी गई। गलियां एवं सड़क मार्गों पर पूरे कैथोलिक रीति रिवाज के साथ चर्च के जुलूसों को निकालने की अनुमति भी दी गई। चर्च के खर्चे और धर्मांतरित लोगों की सहायता के लिए खजाने से नकद सहायता दी गई। जहांगीर का व्यवहार इस प्रकार था कि जेसुइट पादरी उसे ईसाई मत में लाने के प्रति आशावान हो उठे। उसने ओल्ड एवं न्यू टेस्टामेंट तथा संतों के जीवन के लिए धार्मिक विषयों के चित्रों के पर असाधारण रुचि दिखाई। आगरा में उसका सिंहासन बपतिस्मा दाता जॉन और अन्य संतों की पेंटिंग से घिरा था। यह अफवाह थी कि जहांगीर ईसाई बन गया है
और पादरियों के पास यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण भी था कि वो वास्तव में ईसाई बनाने में सफल होंगे। अंग्रेजों के प्रति शत्रुता। मुकारब खान, जो एक अच्छा खिलाड़ी और जहांगीर का घनिष्ठ मित्र था, को जहांगीर के दूत के तौर पर पुर्तगाली वायसराय से मिलने के लिए एक लंबा इंतजार करना पड़ा। जब वो अप्रैल 1608 में गोवा पहुंचा, वो अपना परिचय पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका, जैसा कि पदस्थ वायसराय पुर्तगाल से नहीं आया था। वस्तुतः वो कभी नहीं आया और गोवा में डॉन मेंडोसा ने 1609 में पदभार संभाला। इससे पूर्व सन 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत में आ गया था। वो अपने साथ भारत में व्यापार की अनुमति हेतु इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का जहांगीर के नाम का एक प्रार्थना पत्र भी लाया था। कैप्टन हॉकिंस की यात्रा। फादर पिनहोरे और पुर्तगाली अधिकारियों ने मुगल दरबार में हॉकिंस को पहुंचने से रोकने के लिए भरसक प्रयत्न किया, लेकिन सफल नहीं हुए। जहांगीर ने हॉकिंस द्वारा लाए गए उपहारों, जिनकी कीमत 25,000 सोने के सिक्के के समान थी, को स्वीकार किया और हॉकिंस का बेहद आत्मीय स्वागत किया। जैसा कि हॉकिंस तुर्की भाषा अच्छी प्रकार से जानता था, उसने उस भाषा में जहांगीर के साथ प्रत्यक्ष संवाद किया। हॉकिंस से खुश होकर जहांगीर ने उसे 30,000 के वेतन पर 400 का मनसबदार नियुक्त किया। हॉकिंस ने अर्मेनियन ईसाई मुबारक शाह की बेटी से विवाह भी किया। मुगल एवं पुर्तगालियों के आपसी संबंध में सुलझाव। हॉकिंस एवं अन्य अंग्रेजी लोगों को बड़ी व्यापार सुविधाएं प्रदान करने को गोवा के वायसराय डॉन मेंडोसा ने पुर्तगाली एकाधिकार के वाणिज्यिक क्षेत्रों का अतिक्रमण माना और इसलिए इसे शत्रुतापूर्ण कार्यवाही कहा। भारत में पुर्तगालियों की जहांगीर के साथ युद्ध की स्थिति को देखते हुए मेंडोसा ने मुकारब खां से मिलने से मना कर दिया। उतावलेपन में उठाए गए इस कदम ने पुर्तगाली व्यापारियों एवं उनके व्यापार को बेहद प्रभावित किया और जहांगीर ने पुर्तगालियों की दी जाने वाली छूटों पर रोक लगा दी। तब मेंडोसा ने फादर पिनहोरे को औपचारिक आधार पर मुकारब खान से शांति स्थापित करने हेतु बातचीत करने को कहा। तत्पश्चात शत्रुता समाप्त हो गई और अंग्रेजी जहाज को सूरत के पत्तन पर जाने की अनुमति नहीं दी गई। पुर्तगाली आगंतुकों को रोकने में असमर्थ व्यथित हॉकिंस ने सन 1611 ईस्वी में दरबार छोड़ दिया। एंग्लो पुर्तगाली झगड़ा या हाथापाई। अंग्रेजों हालांकि 1612 में पुर्तगालियों के विरुद्ध प्रतिशोध लिया, जिसे हिंद महासागर में ब्रिटिश नौसेना के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया। उस वर्ष नवंबर में अंग्रेजी जहाज ड्रैगन ने एक छोटे जहाज ओसिएंडर सहित कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में पुर्तगाली जहाज जिबेरे के साथ सफलतापूर्वक युद्ध किया। जहांगीर, जिसके पास अच्छी नौसेना नहीं थी, अंग्रेजों की इस सफलता से बेहद प्रभावित हुआ। पुर्तगालियों ने अपनी बचकानी हरकतों से जहांगीर को अप्रसन्न कर दिया। B.A. स्मिथ के अनुसार पुर्तगालियों ने मुगल सरकार की नौसैनिक कमजोरियों के चलते 4 इंपीरियल जहाजों को जब्त कर लिया और कई मुसलमानों को बंदी बना लिया और सामान को लूट लिया। जहांगीर की मां की इस सामान में गहरी रुचि थी और इससे करोड़ रुपए की चपत लगी थी। गुस्साए जहांगीर ने मुकारब खान, जो उस समय सूरत का प्रभारी था, को क्षतिपूर्ति वसूलने का आदेश दिया। शाहजहां और पुर्तगाली। यह शाहजहां का शासनकाल था, हालांकि जिसमें मुगल दरबार में पुर्तगालियों को मिलने वाले लाभों का हमेशा के लिए अंत हो गया और साथ ही इस आशा ने भी दम तोड़ दिया कि वे शाही परिवार और मुगल भारत के लोगों को ईसाई मत में धर्मांतरण करा पाएंगे, जिसका पालन अकबर और जहांगीर के द्वारा किया गया था। शाहजहां द्वारा राजगद्दी संभालने के पूर्व ही उसे पुर्तगाली दुर्व्यवहार की जानकारी थी, जब उसने रानी मुमताज महल की 2 दासियों को बंदी बनाकर उसका अपमान किया। पुर्तगालियों की गतिविधियां। 1579 में शासकीय फरमान के आधार पर पुर्तगालियों को नदी के तट तक सीमित कर दिया गया, जो बंगाल में सतगांव से थोड़ी दूरी पर थी और वहां से व्यापारिक गतिविधियां संचालित करते थे। विभिन्न वर्षों के दौरान उन्होंने बड़े भवनों के निर्माण के द्वारा अपनी स्थिति मजबूत कर ली, जिसने उनके व्यापार को सतगांव से नई पतन हुगली की ओर प्रवासित किया। उन्होंने नमक के उत्पादन पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया, स्वयं को एक कस्टम हाउस निर्मित किया और तंबाकू पर सख्ती से कर आरोपित करना शुरू कर दिया, जो 17वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप में आने के पश्चात व्यापार की एक प्रमुख वस्तु बन गया। ऐसे कृत्यों से उन्हें प्रांतीय कस्टम राजस्व का संग्रहण में भारी नुकसान उठाना पड़ा। अहंकारी घमंडी पुर्तगालियों ने न केवल व्यापार के रूप में धनार्जन किया, अपितु हिंदू और मुसलमान बच्चों को खरीदकर बंदी बनाकर क्रूर दास व्यापार भी शुरू किया। हुगली पर अधिकार।
24 जून 1632 को हुगली पर पुर्तगालियों के कब्जे के 3 महीने बाद समाप्त कर दिया गया। गंगा के किनारे खुले मैदान में स्थित हुगली सभी तरफ से खुला था, जहां किला नहीं था, न तो दीवार थी न ही परकोटा, मात्र कीचड़ का एक तटबंध पुश्ता था जो ज्यादा महत्व का नहीं था। बारूद एवं नौवहन में पुर्तगाली कौशल से भयभीत कासिम खान को 1.5 लाख की सेना के साथ पुर्तगाली बस्ती पर हमला करने को कहा गया। ठीक 3 महीने तक 24 सितंबर तक सैन्य दुर्ग के 300 पुर्तगाली और 600 निवासी ईसाई सैनिक का सामना करते रहे, जिसके पश्चात वे भाग खड़े हुए। अधिकतर जहाज खो गए, लेकिन कुछ किसी प्रकार सागर द्वीप तक पहुंचने में कामयाब हो गए, लेकिन वहां व्याप्त महामारी से अधिकतर जिंदा बचे लोग मर गए। मुगलों के 1000 लोग मारे गए। उन्होंने 400 लोगों को बंदी बना लिया, जिन्हें आगरा लाया गया। बंदियों को इस्लाम धर्म अपनाने या दास्ता स्वीकार करने का विकल्प दिया गया। ईसाइयों का अत्याचार कुछ समय तक जारी रहा, जिसके बाद यह धीरे धीरे खत्म हो गया। पुर्तगालियों का पतन 17वीं शताब्दी के प्रथम दशक में पूरब में स्थापित पुर्तगाली साम्राज्य लगभग समाप्त हो चुका था। इसका स्थान डचों और अंग्रेजों ने ले लिया। इसके कई कारण थे। 1580 में पुर्तगाल स्पेन के राजा के साथ जुड़ गया और स्पेन के पतन के साथ साथ इसका भी पतन हो गया। 1588 के नौसेना युद्ध में अंग्रेजों ने स्पेन को करारी शिकस्त दी, जिसके बाद स्पेन की नौसैनिक शक्ति क्षीण हो गई। पुर्तगाल के अंदरूनी मामलों में उसकी शक्ति कमजोर की। समाज में कुलीन वर्ग का प्रभुत्व था और व्यापारियों का इतना सामाजिक प्रभाव नहीं था कि वे राज्यों को अपने हितों की पूर्ति के लिए प्रभावित कर सके। पुर्तगाल का सम्राट निरंकुश था। धर्म के मामले में पुर्तगाली असहिष्णु एवं धर्मार्थ थे और कई स्थानों पर उन्होंने लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन किया। फितोरिया मात्र एक व्यापारिक अड्डा था, जिसे क्षेत्रीय राज्य के रूप में बदलने की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। पुर्तगालियों ने स्वयं को एकाधिकार व्यापार के मुनाफे तक ही सीमित रखा। उनका नियंत्रण कुछ क्षेत्रों उत्तरी अफ्रीका, दीव, दमन, गोवा, तिमोर और माकाओ तक ही सीमित रह गया। भारतीय शासकों एवं जनता के प्रति धार्मिक असहिष्णुता। उन्होंने डकैती और लूटमार को अपनी नीति का भाग बनाया। उन्हें डच और अन्य यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों से संघर्ष करना पड़ा। वास्तव में पुर्तगाली आर्थिक और राजनीतिक रूप से दूसरी पश्चिमी शक्तियों से प्रतिस्पर्धा करने में असक्षम थे। ब्राजील के खोज के बाद उनका भारत की ओर से ध्यान कम हो गया। पुर्तगाल में उनके उद्योग धंधे अधिक विकसित नहीं हो पाए और वितरक के रूप में व्यापार करते रहे। पुर्तगाली व्यापारियों पर पुर्तगाली राजा का अत्यधिक नियंत्रण था। पुर्तगालियों का व्यापारिक घटनाक्रम। 1598 में वास्को डी गामा ने कालीकट की यात्रा की। 1503 में पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला दुर्ग कोचीन में स्थापित किया। 1505 में पुर्तगालियों ने अपना भारत में दूसरा दुर्ग कुन्नूर में स्थापित किया। 1505 में ही फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भारतीय क्षेत्र का गवर्नर बनाया गया। 1509 में अल्मीडा ने गुजरात और मिस्र के संयुक्त बेरों को पराजित किया। 1509 में ही अल्फांसो दी अल्बुकर्क को वायसराय बनाया गया। 1509 में ही अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान को पराजित कर गोवा पर अधिकार कर लिया। 1511 में पुर्तगालियों ने मालावा द्वीप में स्थित मलक्का पर अधिकार कर लिया। 1515 में पुर्तगालियों ने फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर अपना अधिकार कर। 1515 में वायसराय अल्बुकर्क की मृत्यु। 1530 में पुर्तगालियों ने गोवा को भारतीय राज्य की राजधानी बनाया। 1535 में पुर्तगालियों ने दीव पर अधिकार कर लिया। 1559 में पुर्तगालियों ने दमन पर अधिकार कर लिया। 1566 में पुर्तगालियों एवं तुर्कों के बीच समझौता। 1596 में डचों ने पुर्तगालियों को दक्षिण पूर्व एशिया से बाहर किया। 1612 में सूरत में पुर्तगालियों को पराजित कर अंग्रेजों ने कारखाना स्थापित किया। 1641 में मलक्का दुर्ग पुर्तगालियों से छीन लिया गया। 1659 में श्रीलंका पुर्तगालियों के हाथ से बाहर चला गया। 1663 में मालाबार के सभी दुर्गों को डचों ने जीतकर पुर्तगालियों को भारत में निर्णायक रूप से खदेड़ दिया।